हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज की ये वीडियो प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है कि धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर जो है तो वो है ब्राइटलैंड नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने धारणीय व स्थायी विकास की अवधारणा दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं। खेती की सर्वोत्तम प्राचीन प्रणाली क्या है? यह है झूम कृषि। झूम कृषि ये पहाड़ों पर होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। धारणीय विकास का संबंध नवनियतिवाद अवधारणा से। अगर कोई आपसे पूछ ले नवनियतिवाद अवधारणा किससे संबंधित है, किस विकास से संबंधित है, तो आप कह देंगे धारणीय विकास से। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ ले कि नवनियतिवादी अवधारणा किससे संबंधित है, तो धारणीय विकास से, या धारणीय विकास का संबंध किससे है, तो नवनियतिवादी अवधारणा से। चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं कि सतत स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? IUCN एक संस्था है जिसने किया था। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। छठा पॉइंट दिया है कि पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। ये भी एक वैज्ञानिक है, कार्ल रिटर। उनने पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, आप इसके मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप विधिवत नोट्स बनाइएगा जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं आगे के प्रश्न पर। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र एक टिकाऊ जैविक संक्रमण है। इसे इनको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा है, इसे याद रखिएगा। ये कभी पूछ लेते हैं इकोटोन क्या है, तो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र एक टिकाऊ जैविक संक्रमण है, इसे ही क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल से ही द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ये भी एक वैज्ञानिक है, अर्नेस्ट हेकल। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एंजाइम क्रियाशील का सर्वोत्तम तापमान कितना होता है? 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। 11वां पॉइंट है कि वनस्पतियों के सड़ने या सड़ने होगा। ठीक है, सड़ने। ठीक है, ये हाँ मिस्टेक है, इसे काट कर आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। पौधों के पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारत में अवनलिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा पठार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, इस बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कहाँ होता है? तो भैया चंबल नदी में होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे पॉइंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, इसलिए विधिवत अपने नोट्स बनाइएगा। 15वां क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मिट्टी, एक मिट्टी का एक प्रकार है, पीट मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? भैया मैग्नीशियम तत्व जो होता है वो क्लोरोफिल निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए पोटेशियम आवश्यक है। ठीक है, पोटेशियम ये याद रखिएगा। जिस मृदा में जल की अधिकता होती है वहाँ मैंग्रोव नामक वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव एक वनस्पति प्रकार होती है जो गीले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट में चलते हैं। पौधों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का 83% अवशोषण, 12% परावर्तन एवं 5% परागत होता है। मतलब जो आपके सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ता है उसमें वो 83% अवशोषण कर लेते हैं, 12% उनका परावर्तन हो जाता है, दूसरी दिशा में लौट जाते हैं, और
% आगत होता है, मतलब आने जाने में व्यय हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। पौधों द्वारा अवशोषण किए गए प्रकाश 83% का केवल 4% भाग प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करिएगा। ये पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के निर्माण में कितना प्रतिशत प्रकाश काम में आता है, तो कितना %? केवल 4%। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किस आप पूछ ले आपसे, प्रकाश संश्लेषण कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बाष्पोत्सर्जन में रंध्र का खुलना एवं बंद होना क्या कहलाता है, किस पर, यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। कीट भक्षी पौधे के नाम जो है दिए हुए हैं, इसे आप याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, ये यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा, ये पौधे दिए गए हैं, ये कीट भक्षी पौधे हैं जो कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश द्वारा पौधों में विटामिन ए एवं कैरोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? विटामिन ए का और कैरोटीन जो का निर्माण होता है। ठीक है, एक विटामिन है। प्रकाश द्वारा पौधों में किस हार्मोन्स का नियोजन होता है, तो भैया ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, 2021 के। अगले दीर्घदीप्तकालीन पौधे कौन से होते हैं? पालक, गेहूं और जौ। ठीक है, ये दीर्घदीप्तकालीन होते हैं। अल्पदीप्तकालीन ये सोयाबीन और जैंथेशियम होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रकाश उदासीन पौधे टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास होते हैं। ठीक है, इसको ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगले कुछ इस पर चलते हैं पॉइंट पर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगर आपसे प्रकाश पूछ लें कि निम्न में से ऑक्सीकरण होता है कौन सी प्रक्रिया में, तो आप कहीं भी आपको मिल जाए तो प्रकाश संश्लेषण दिया है तो आप वहीं पर टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगले पॉइंट पर चढ़ते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग पौधों में प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में होता है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधों संश्लेषण एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप उस प्रश्न के बारे में हमसे जान सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।